हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है, 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में इशू इन वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 1 यानी 5th सेमेस्टर में उन सभी के पास में हिस्ट्री का या इतिहास का सब्जेक्ट है। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज हम आप सभी के लिए लेकर आए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और इसमें से आप सभी के एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे। जो भी बच्चे आज की वीडियो देखेंगे उसको एग्जाम में 2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये केवल हम 8 से 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हम आप लोगों को सभी क्वेश्चनों के आंसर या उनको किस मैनर में प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है इसको भी देखेंगे। और इससे आपको एक लाभ ये भी मिलेगा कि पेपर में किस फॉर्मेट से क्वेश्चन या किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको ये भी पता चलेगा। तो पेपर जो है आप सभी का 3 घंटे का पेपर होगा और मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती है क्योंकि आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता है सभी क्वेश्चनों के मार्क्स सेम होते हैं। यहाँ पर आपसे लिखा रहेगा कि आपको 4 करने की 5 ये अच्छे तरीके से देखना है और टॉप पे इमीडिएटली जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना पड़ेगा, अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा। जो ये सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस जगह आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ता है। और इसके बाद में यही चीज़ जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप लोगों में हिंदी में आप सभी को देखने को मिलती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें आपसे पूछा गया है पूंजीवादी औद्योगिकरण से यह क्या तात्पर्य है और साम्राज्यवाद इसका आवश्यक परिणाम है। सबसे पहली बात तो पूंजीवाद औद्योगिकरण क्या है, आप सभी को पता है जिन देशों में पूंजीवाद होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर निजी उद्योग होते हैं, निजी कंपनी होती है और ये क्या करते हैं कि भाई ये अत्यधिक अत्यधिक उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। और अत्यधिक उत्पादन कब होता है कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां पर भी पूंजीवादी समाज होता है वहां पर या तो वो उद्योगों के मालिक होंगे या फिर वो जमींदार होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि संसाधनों के जो भी उत्पादन के क्षेत्र है उस पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं और एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, अत्यधिक उत्पादन करते हैं और इसके बाद में उत्पादन करने के बाद में दूसरे देशों में वो अपना जो भी बनाया हुआ मटेरियल होता है, खान पान का या जिस चीज़ का भी, उसको बेचते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे उस देश के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। और कंट्रोल करने के बाद में वहाँ पर ये अपनी की पूरी जो व्यवस्था है उसको वहाँ पर लाकर स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ये भी देखी कि पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद बेसिकली अत्यधिक किस पे जोर देता है, उत्पादन पर जोर देता है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कार्ल मार्क्स ने इनकी आलोचना करी और जिसमें कहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था ही दोषपूर्ण है और इसकी वजह से ही संघर्ष होते हैं क्योंकि एक वर्ग मालिक वर्ग बन जाता है और एक वर्ग जो है वो सर्वहारा वर्ग रहता है और सर्वहारा वर्ग का हमेशा ही क्या होता है, शोषण होता है। इस तरीके से अमीर सारी चीज़ों पर, सारे संसाधनों पर, सारी व्यवस्थाओं पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं और इस तरीके से वहाँ पर पूरी तरीके से वो जो क्षेत्र होता है वो पूंजीवादी होने की वजह से साम्राज्यवाद वहाँ पर बढ़ावा मिलता है। और अधिकतर साम्राज्यवाद देखते हैं, अगर हम पास्ट कॉलोनियल अगर हिस्ट्री को उठा के देखते हैं तो उसमें हमको यही पता चलता है कि पूंजीवाद जो है वो एकमात्र ऐसा जरिया रहा या एकमात्र एक ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिलता है, आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे पहली बात तो आपको जो मॉडर्निटी है या आधुनिकता है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरी चीज़ आपको बताना है कि ये किस प्रकार से रिलेटेड है किससे, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जो पूंजीवादी औद्योगिकरण है ये कैसे संबंधित है आधुनिकता। तो देखो जैसे जैसे पूंजीवादी आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग क्या होते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग धीरे धीरे हमको दिख रहा है कि भाई आधुनिक बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे पूंजीवाद का और प्रसार हो रहा है वैसे वैसे लोग आधुनिक होते जा रहे हैं। जैसे जैसे पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों के अंदर डेवलपमेंट की भावना आ रही है। उस डेवलपमेंट के नाम पे हम देखें तो ये मॉडर्निटी ही सबके ऊपर छाई हुई है और जैसे ही हम आधुनिक विचारों से अवगत होते हैं तो वहाँ पर हम पूंजीवाद का समर्थन करने लगते हैं। तो दोनों में से एक क्वेश्चन, या तो ये वाला क्वेश्चन या तो ये वाला क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपसे पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को इसने कैसे प्रभावित किया। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, तो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। दूसरी बात, दो पक्षों के बीच में हुआ इस युद्ध को, जिसे हम बोलते हैं, एक तरफ आप सभी का था केंद्रीय राष्ट्र, दूसरी तरफ आप सभी का थे मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र जो होते हैं वो युद्ध क्या करते हैं, जीत जाते हैं, और जो केंद्रीय राष्ट्र है वो युद्ध क्या करते हैं, हार जाते हैं। तो मित्र राष्ट्र युद्ध क्या करते हैं, जीत जाते हैं। अब भाई जब युद्ध हुआ तो युद्ध होने के पीछे कई सारे कारण बताए जाते हैं। जैसे सबसे पहला कारण ये बताया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन जैसी कोई संस्था नहीं थी जो युद्ध को टाल पाती। दूसरी बात, बिस्मार्क की जो कूटनीति थी वो भी युद्ध के लिए काफी हद तक जिम्मेदार रहती है, क्योंकि बिस्मार्क ने अधिक से अधिक जर्मनी को ताकतवर बनाने की सोची। दूसरी बात, फ्रांस जो है, फ्रांस की जो महत्वाकांक्षा ये थी कि वो एक तो यूरोप पर और बाकी जगहों पर भी धीरे धीरे अपना नियंत्रण और मजबूत बना ले, लेकिन उसके लिए कुछ देश ऐसे थे जो उसके कारण उसका रोड़ा बन रहे थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो इस वजह से भी होता है। प्रथम विश्व युद्ध के पीछे सबसे तत्कालीन कारण जिसमें आप सबने सुना होगा कि जिसमें आर्च ड्यूक फर्डिनेंड जो थे वो अपनी पत्नी सोफिया के साथ में घूमने के लिए जाते हैं, और वहीं पर ही आप देखते हो कि उनकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद में ऑस्ट्रिया और जो आपका ऑस्ट्रिया हंगरी, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा एक तो ऑस्ट्रिया हंगरी थे और दूसरी तरफ आप सभी के युद्ध जो थे, एक तो सर्बिया और दूसरे नंबर पे आप सभी का ऑस्ट्रिया, इनके बीच में वॉर शुरू हो गया। अब क्योंकि जर्मनी ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करता था और फ्रांस जो है वो किसको सपोर्ट करता था, फ्रांस सर्बिया को। फ्रांस और जर्मनी की दुश्मनी का एक कारण ये भी था क्योंकि आप देखोगे अल्सेस और लॉरेंस दो ऐसे फ्रांस के प्रदेश थे जिसे जर्मनी ने एक समय में जीत ली, और ये बेसिकली उनके इम्पोर्टेंट कोल माइन थी। तो ये बिल्कुल भी फ्रांस एक्सेप्ट नहीं करता था, इसीलिए दोनों के बीच में वॉर जैसी स्थिति थी और आग में घी डालने का काम इसने किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ये पूरा का पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एक कारण ही, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक कारण ये भी था, आप कह सकते हो कि जो मीडिया थी उसने नकारात्मक भूमिका निभाई। छोटी से छोटी खबरों को कवरेज ज़्यादा मिले, इसके लिए उन्होंने काफ़ी बड़ा चढ़ा के एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी पैदा करी, और जिसकी वजह से देशों के बीच में युद्ध हो गए। हम बात करेंगे डिटेल से, और हमने बात भी कर रखी है। अगर आप लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। तो प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए, यहाँ पर भी देखो आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इसने कैसे प्रभावित किया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में विश्व में बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पर साम्राज्यवादी व्यवस्था थी। उस साम्राज्यवाद को अंत करने में कहीं ना कहीं देखते हैं हम प्रथम विश्व युद्ध ने भूमिका निभाई। दूसरी बात, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पर महिलाओं को वोटिंग राइट या रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा। तीसरी बात करें तो आर्थिक कॉन्सेप्ट में जो देश इसमें शामिल थे उन देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा नीचे हुई। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपसे पूछा गया है रूस की बोल्शेविक क्रांति जो थी इसके क्या परिणाम पड़े, यानी आपको बोल्शेविक रेवोल्यूशन के क्या इम्पैक्ट है या कॉन्सिक्वेंस है ये बताने आप सभी को बेलारूस की क्रांति के। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में एक नई व्यवस्था आई। दूसरी बात, जो बोल्शेविक क्रांति थी इसके बाद में रूस की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी तेजी से ऊपर आई। अगर हम तीसरी बात करें तो बोल्शेविक क्रांति की वजह से हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्या करते थे, तानाशाह से मुक्त होना चाहते थे, या फिर आप कह सकते हो जार जैसे शासकों से मुक्त होना चाहते थे। तो उन लोगों को मुक्ति दिलाने में भी बोल्शेविक क्रांति की काफी हद तक भूमिका नहीं थी। ध्यान रखना है। 1929 की महामंदी क्या थी, महामंदी सबसे पहली बात तो इसे हम द ग्रेट क्राइसिस बोल सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अमेरिका का जो स्ट्रीट वॉल था, अमेरिका का जो शेयर बाजार था वो काफी तेजी से नीचे गिरा, और काफी तेजी से नीचे गिरने की वजह से हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की क्रय क्षमता थी वो खत्म होने लगी, लोग वस्तुओं को खरीद नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से देखते हैं आगे चल के क्या हुआ, एक महामंदी आई। और उस महामंदी ने ना केवल अमेरिका को और ना केवल ऐसे देश जो उसके ऊपर निर्भर थे बल्कि पूरे विश्व को ही इसने प्रभावित किया। और साथ साथ औद्योगिक प्रभाव ये पड़ा, तो बहुत सारे देश ऐसे थे जहाँ पर उत्पादन बहुत पहले बन के तैयार था, बहुत सारे ऐसे रहे जो कि टूट गए।
तो यहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आपकी स्क्रीन पर है कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। तो जर्मनी आप सभी को पता है कंट्री है, और नाजीवाद जो है ये एक पार्टी का नाम है जो कि हिटलर द्वारा ऑर्गेनाइज की गई पार्टी थी, और इस पार्टी को बनाने में हिटलर की भूमिका बहुत अच्छी रही, बहुत महत्वपूर्ण रही। और इस पार्टी का मूल उद्देश्य ये था कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि थोपी गई, जर्मनी से ही युद्ध का सारा खर्चा लिया गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें जर्मनी के साथ ना हो, और जर्मनी के ऊपर जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे उन सभी प्रतिबंधों को भी जर्मनी क्या कर सके, खत्म कर सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि नाजीवाद जो है वो क्यों उदय हुई, और आगे चलकर कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मनी अर्थव्यवस्था फिर से तैयार थी, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो पाया, इसमें भी काफ़ी हद तक नाजी पार्टी की भूमिका थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपसे भी के लिए ये क्वेश्चन। अगला, फांसीवादी शक्तियों की आक्रामक नीति कहाँ से या कहाँ तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था। तो ये नया ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में या तो आपको देखने को नाजीवाद मिलेगा या आपके पेपर में फांसीवाद देखने को मिलेगा। नाजीवाद की बात करें तो वहाँ पर हम हिटलर की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, और जहाँ पर हम फांसीवाद की बात करते हैं वहाँ पर हम मुसोलिनी की बात करते हैं। मुसोलिनी ये भी एक डिक्टेटर था, ये भी एक कहना चाहता जो क्या करता था, जो अपने देश में समाजवादी व्यवस्था लाना चाहता था, और साथ ही साथ में ऐसे लोग जो शासन की सत्ता के विरुद्ध हो सकते हैं उनको ये हटाना चाहता था। इसके साथ साथ इटली के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो इटली ने भी ये बात मन में ठान ली थी कि हमें किसके साथ नहीं रहना, हमें मित्र राष्ट्र के साथ नहीं रहना, और उन्होंने आगे चलकर क्या किया, वहाँ पर एक नए शासक आए जिनका नाम था मुसोलिनी, और उन्होंने इटली को क्या किया और पश्चिमी देशों के साथ धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे पूछा गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 20वीं शताब्दी को कैसे प्रभावित करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कई तरीके से 20वीं शताब्दी को प्रभावित करता है। सबसे पहली बात करें तो इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारे देश ऐसे थे जहाँ पर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल गया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हम देखते हैं कि दुनिया में जो एटॉमिक बम है उसको बनाने की होड़ मच गई। तीसरी बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ उन दोनों के बीच में शीत युद्ध चलने लगा, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कई सालों तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध जैसी संभावना बनी रही कि प्रबल रूप से कभी भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में युद्ध हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है समकालीन युग। तो ये क्वेश्चन आपको करना नहीं है। वर्साई की संधि, आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। वर्साई की संधि आपको बताने से पहले मैं राष्ट्रसंघ के बारे में बता दूं। ये राष्ट्रसंघ वही लीग ऑफ नेशन है जिसका गठन 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन के बाद 1920 तक किया गया, और इसके अंदर लगभग 50+ मेंबर शामिल हैं। और ये एक ऐसा संगठन था जिसका मूल उद्देश्य बनाने का यही था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हो गया, भविष्य में दोबारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसीलिए इसे फॉर्म किया गया था, इसीलिए इसको बनाया गया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर आगे चल के होता है, हम ये भी देखते हैं, और राष्ट्रसंघ जो है वो क्या होता है, विफल होता है, असफल होता है। इस तरीके से हम ये बात भी एक और कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि जो राष्ट्रसंघ है वो ना केवल अपने समय में न्याय व्यवस्था के लिए, ना केवल अपने लिए सामाजिक व्यवस्था देशों के बीच में सामंजस्य से बनाने की भी कोशिश करता था। वर्साई की संधि कर सकते हो, इसमें आपको वो सारी कंडीशंस लिखनी है जो जर्मनी के ऊपर आरोपित किए गए थे। तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो के साथ गो थ्रू हो सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस नंबर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हो। लगभग 1200 स्टूडेंट्स जो है वो आप ही के जो दोस्त है वो वहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा आप लोगों के लिए जल्दी एक नया व्हाट्सअप चैनल भी बनाया जाएगा जिसके अंदर केवल मैं ही मैसेज कर सकता हूँ, और उसके अंदर आपको सारे के सारे कंबाइंड लिंक जो है वो एक साथ ही मिल जाएंगे। तो उस लिंक के लिए भी आपको मैंने इसी नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी वीडियोस का क्लास का जो शेड्यूल रहेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है, अब दिसंबर में आपके एग्ज़ाम भी है, उसी पर्पस को लेकर हमने एक पेपर भी आज ही डिस्कस किया है, ताकि आपको एक आइडिया भी हो जाए किस हिसाब का पेपर आता है और किस हिसाब की तैयारी करनी है, कौन से क्वेश्चन बाकी आपकी जो भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे टेलीग्राम नहीं चलाते तो वो व्हाट्सअप पे भी चैनल पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ओनली मैं ही मैसेज करूँगा। आप लोग केवल उस जगह पर मैसेज को देख पाओगे और इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।